नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गद्य क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 7 मेरे बचपन के दिन। कल हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की कुछ परिस्थितियों और अपनी बचपन की कुछ यादों को संजोकर इस पाठ में उतारा है। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। इसी में हम आगे पढ़ते हैं। जब महादेवी वर्मा जी छात्रावास में रहने गईं तब उनकी सीनियर थी सुभद्रा कुमारी जी चौहान, और वे भी लिखती थी, वे कविताएं लिखती थी। और उनका जो आसपास का जो माहौल था और उनकी जो जब वे सखी बनी तो इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आज हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर मैं लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं नहीं, जब कोई बड़ा आपसे आपकी कुछ चोरी पकड़ लेता है, वैसे ये कोई चोरी नहीं थी, कोई चीज़ आपने छुपा रखी हो और उन्हें पता चले तो आप कैसे डर के सहम से जाते हैं। और हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं किया है। अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाए कि ये कविता लिखती है, देखो देखो महादेवी तो लिखती हैं। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, क्योंकि वे भी एक कवियत्री थी और मैं भी कुछ छोटा मोटा लिख ही लेती थी। ऐसा सोचकर फिर उन दोनों में मित्रता और बढ़ गई। क्रॉस द वेट के एक पेड़ की डाल नीचे थी, वो जिस हॉस्टल में मैं रहती थी उसमें एक पेड़ था और उस पेड़ की एक डाल थोड़ी सी नीचे थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे मतलब कि राइमिंग करते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। तो बच्चे थे हम, सच्चे थे हम, ये राइमिंग है, ये हमने यहाँ पर तुक मिलाया है। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। और किस्मत अच्छी थी कि हमारी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। यह स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर आनंद भवन है। यह नेहरू जी का पैतृक गृह था। यहाँ पर इंदिरा गांधी का जन्म हुआ और यहाँ पर ही यह कांग्रेस संस्था का कार्यालय भी बना। सभी संस्था के लोग यहाँ पर आते और अपनी आगे की गतिविधियों को देखते थे। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस द वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। कवि सम्मेलन इसलिए होते थे ताकि लोग अपनी भावनाएं, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकें। अभी हमारे पास इंटरनेट और बहुत से ऐसे साधन हैं कि हम अपनी बात को, अपने संदेश को कैसे भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल और इंस्टाग्राम वगैरह होते हैं। लेकिन उस समय यह सब नहीं था। उस समय दो ही बातें चलती थी, एक तो पत्रिकाएं, समाचार पत्र और कवि सम्मेलन या इस प्रकार की कुछ गोष्ठियाँ। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई और होता था। कब हमारा नाम आ जाए बेचैनी से सुनते रहते थे।
किसी भी कंपटीशन में जब हम पार्ट लेते हैं तो एक के बाद एक पार्टिसिपेंट्स का नाम आता है, तो हम हर बार यही सोचते हैं कि अरे चिट उठाई मैम ने, ऐसा तो नहीं अब हमारा नाम आ गया। तो एक बेचैनी सी होती कि अरे हमारा नाम ना आ जाए। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार ही मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है, जब कवियत्री ने यहाँ पर महादेवी जी ने बताया कि उस समय में जब हम आप बड़े हुए और कवि सम्मेलन वगैरह में जाने लगे, तब बड़े बड़े कवि वहाँ पर आते और हमें पुरस्कृत करते थे। और जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति हमें पुरस्कृत करते हैं या शाबाशी देते हैं, तो वह हमारे लिए चिरकाल तक हमारे साथ एक याद बनकर रह जाता है। ठीक उसी प्रकार महादेवी जी के साथ भी हुआ कि जब उन्हें एक घटना याद आई, जब वे अपने ये रचना लिख रही थी, तब उन्हें एक और घटना याद आई और उन्होंने आगे यह बताया। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार था, सुंदर था। सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू महात्मा गांधी। हम लोग तब अपने जेब खर्च से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, बापूजी का सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू हो गया था, और कोई सी भी यदि कोई सी भी काम करना है तो उसमें पैसे तो लगाते ही हैं, पैसे लगाना ज़रूरी भी होता है। तो वह धनराशि कहाँ से आएगी? तो सब आपस में मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते और वह बापू को या जो भी काम करते थे व्यक्ति उस समय उन्हें दे देते थे, अपनी तरफ से, अपनी स्वेच्छा से। अभी हम हमारी सरकार को कैसे टैक्स के रूप में अमुक धनराशि देते हैं, हमारी आय का कुछ हिस्सा हम अभी भी सरकार को देते हैं, और सरकार अपने द्वारा उस पैसे का उपयोग कर हमारे लिए सुख सुविधाएं मुहैया कराती हैं। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हम कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं कि सबको दिखाएं। स्कूल में यदि हमें कुछ मिला है तो हम हमारी सारी टीचर्स को बताते हैं, हमारी फ्रेंड्स को, घर में भी, आसपास में भी सबको बताते हैं, अरे देखो मुझे स्कूल से आज ये ट्रॉफ़ी मिली है, मुझे आज ये गिफ्ट मिला, ये प्राइज़ मिला है। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी अपने इस नक्काशीदार कटोरे को किसे बताया? बापू को बताया। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। यदि आपके पास आपका कोई बहुत सुंदर सा पेन या कुछ ऐसी वस्तु हो और आपकी टीचर आपसे बोले, अच्छा ये तेरा है, बहुत सुंदर है, मैं रख लूँ इसे, तुम मुझे दे दोगी? तब आप मन महसूस कर हाँ तो कर दोगी, लेकिन दुख तो होगा। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि अच्छा यह कटोरा तुम्हें यदि इनाम में मिला है तो कौन सी कविता सुनाई थी, यह तो बताओ। लेकिन वह तो उन्होंने पूछा ही नहीं। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि देखो कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने के लिए। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुम बनानी होगी, ऐसा मत सोच लेना कि कटोरा चले गया तो तुम खीर बनाने से बच जाओगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। क्यों? क्योंकि वे उनके प्रेरणा स्रोत थे, उनके आदर्श थे, और वे बापू का बहुत सम्मान करती थी, उन्हें बहुत मानती थी। तो इसलिए उन्हें इतना दुख नहीं हुआ कि वो कटोरा बापू ने ले लिया, और बल्कि बाद में यह सोचकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि अच्छा हुआ, यह कटोरा बापू के पास रहेगा
तो उन्हें भी मेरी याद दिलाता रहेगा। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की ज़ैबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। ज़ैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरे डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। अर्थात मुझे यह सब काम नहीं करना होता तो मुझे और समय मिल जाता और मैं अपने लेखन कार्य पर और अधिक ध्यान दे पाती थी। ज़ैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोली बोलती थी, मतलब कि कुछ शब्द मराठी के और बाकी का वाक्य हिंदी में। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जीनत ज़ैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। ज़ैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह कौवा मराठी ही बोलता है। मतलब कि ज़ैबुन कहती थी हम मराठी हैं और हम मराठी ही बोल रहे हैं। ज़ैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे। कुछ ऐसा होता है कि जब एक मराठी व्यक्ति दूसरे मराठी व्यक्ति से मिलता है तो वह मराठी में बोलने लगता है, गुजराती व्यक्ति गुजराती में बोलने लगता है। तो उसी प्रकार से ज़ैबुन वैसे तो बेसिकली मराठी बैकग्राउंड से आई थी, लेकिन उसकी भाषा में हिंदी टच भी था, तो वह अपने उस मराठी टच को वो छोड़ नहीं पा रही थी, तो वह हिंदी मराठी मिक्स करके बोलती थी। उस समय मैंने यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में ही बोलती थी। सांप्रदायिकता से मतलब है संकीर्ण मनोवृत्ति, मतलब अपना अपना ग्रुप देखना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, ऐसा सब नहीं था। उस समय सब एक साथ मिलकर रहते थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा होता था। अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आया हो, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बुंदेलखंड से, कहीं से भी, वे अपनी अपनी भाषा आपस में तो बोलते थे, लेकिन वे पढ़ते हिंदी में ही थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु हम आपस में अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। ये जैसा आप अभी स्कूल में आपका माहौल है कि कोई भी कैसा भी किसी भी बैकग्राउंड से आए, सबको एक जैसा ड्रेस पहनना है, एक जैसा आपको प्रेयर गानी है और सभी नियम सभी कायदे आपके जो भी हैं वे सब एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ एक लड़कियां विशेष हैं तो हम उनके लिए कोई अलग से कोई प्रायोरिटी है हमारे लिए, ऐसा नहीं होता है। जो नियम एक के लिए है वे सब के लिए हैं। यदि कोई लड़की एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो फेल ही कहलाएगी, फिर वो चाहे कितनी भी स्पेशल क्यों ना हो। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था, हम जहाँ रहते थे। हमारे बचपन में ऐसा नहीं कि केवल हमारा ही बचपन होता है। हमारे बचपन में हम आपस में हमारे आसपास का जितना भी हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं वह सब हमारी लाइफ में आगे तक इफ़ेक्ट डालती हैं। ऐसा ही इनके साथ भी था। अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि उनका एक समझ पढ़े लिखे परिवार में उनका जन्म हुआ। फिर वे पढ़ने के लिए छात्रावास में गई। वहाँ पर उनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ हुई। वहाँ पर उन्होंने कविता का ऐसा माहौल मिला कि वे भी कविता वैसे भी लिखती थी पर और अच्छी लिखने लगी।
फिर वे कवि सम्मेलन में जाने लगी। ये सब उनका एक अलग पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे कि उनके जो आसपास का जो परिवेश था उसमें आगे और क्या हुआ। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। नवाबी छिन गई थी मतलब कि उनके पास जितनी भी जायदाद वगैरह थी वे सब चली गई थी। अब उनके पास केवल एक बंगला था। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। वे नवाब थे लेकिन उनके पास जितनी भी जागीर थी वे सब छिन गई थी। लेकिन वे स्वयं को अभी भी नवाब ही मानते थे और वे दूसरों से अपने आप के लिए वैसा ही आदर सत्कार की उम्मीद रखते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था। उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। मतलब कि ये सांप्रदायिकता के बारे में ही बताया है कि आपस में बिल्कुल सम्मान, एक दूसरे के धर्म के प्रति समान भावना होना, यह सांप्रदायिकता कहलाता है। तो इसी में कि जैसे वो मुस्लिम थे, हम हिंदू थे, लेकिन हमारे आपस में दिल या हमारे मन इस प्रकार से मिले हुए थे कि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वे अलग हैं और हम अलग हैं। उनके रीति रिवाज अलग हैं, हमारे रीति रिवाज बिल्कुल अलग थे। उनका एक लड़का था और हम लड़कियां उन्हें राखी बांधती थी। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। उनका मानना था कि राखी का जो त्यौहार है वो बहुत ही पवित्र त्यौहार है और जब राखी बंध जाए तभी आप भोजन करें, पानी पिएं, और जब तक आपकी बहनें आपको राखी न बांध दें तब तक आप निराहार रहें, कुछ ना खाएं पिएं। बार बार बुलवाती, कहती भाई भूखा बैठा है, जल्दी आओ राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिए या कुछ और मिलता था। क्योंकि राखी का जो त्यौहार है वह सावन में आता है और सावन में एक विशेष प्रकार की साड़ियाँ पहनने का रिवाज है जिसे हम लहरिया कहते हैं, धारीदार होता है वह। और उस समय लड़कियाँ साड़ी ही पहनती थी, ये जीन्स टॉप सलवार सूट वगैरह नहीं पहनती थी। तो उन्हें वहाँ से गिफ्ट में क्या मिलता? लहरिया मिलता। क्योंकि वे मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू धर्म को निभाती भी थी बेगम साहिबा, और उन्हें गिफ्ट में भी हिंदू परिवेश के अनुसार ही देती थी। और इसी तरह जब मुहर्रम का त्यौहार होता, मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेर ठीक करके रखें। मतलब कि वे अपने आप को परिवार की मुखिया समझती थी और महादेवी जी वर्मा के पिता को वे अपना छोटा भाई अपना देवर मानती थी। और उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चे को देखने आऊँ तो मुझे नेक लगेगा क्योंकि मैं तो ताई हूँ, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। जैसे हम लोगों में या हिंदुओं में जो घर की बहू होती है उसे हम बहू कहते हैं, वैसे ही ये लोग दुल्हन कहती हैं। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। वे उस बच्चे की स्वयं को अपने ताई समझती थी कि मैं इस बच्चे की ताई हूँ। ऐसा सोचकर वे कपड़े लेकर आई और कहा कि अब मैं इसकी ताई हूँ और तुम इसे 6 महीने तक यही कपड़े पहनाओ। अरे यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। मनमोहन रखने के नाम का जो मनमोहन नाम उन्हें रखना था उसका उद्देश्य था कि वो इतना सुंदर बालक था कि जिसे देखकर उनका मन मोहित हो गया, उसके प्रति और आकर्षित हो गया। तो ऐसा चलकर उन्होंने उसका नाम मनमोहन रख दिया। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे।
कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने रखा था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। उनका ऐसा कहना था कि जैसे हिंदू मुस्लिम और आपस में जितने भी लोग थे वे सब कैसे मिलजुल कर रहते थे, ठीक उसी प्रकार से यदि आज भी सब मिलजुल कर रहते तो भारत देश की जो आज स्थिति है वह कुछ और ही होती। धन्यवाद। इस पाठ में हमने महादेवी जी वर्मा के बचपन का एक छोटा सा चित्र जो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया उसे देखा, समझा और जाना कि उस समय पर भी महिलाएं अपने आप को साबित करने के लिए क्या कर सकती थी। थैंक यू।